अभी इस क्षण में जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके शरीर में 7 अरब 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 परमाणु कंपन कर रहे हैं। हर एक परमाणु का केंद्र कितना छोटा है कि अगर आप उसे एक फुटबॉल स्टेडियम के बीच में रखें तो इलेक्ट्रॉन स्टेडियम की सबसे ऊपरी सीटों पर घूम रहे होंगे। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात है, इन परमाणुओं के बीच का खाली स्थान इतना विशाल है कि अगर हम आपके शरीर से सारा खाली स्थान निकाल दें तो आपका पूरा अस्तित्व एक चीनी के दाने से भी छोटा हो जाएगा। फिर भी किसी तरह इन कंपन करते परमाणुओं ने खुद को इस तरह व्यवस्थित किया है कि वे अपने बारे में सोच सकें। आप ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो खुद को देख रहा है, महसूस कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। अब अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप अपने शहर के ऊपर तैर रहे हैं। नीचे देखिए, वे छोटी छोटी रोशनियां, वे सड़कें जहां आप रोज चलते हैं, वह घर जहां आपकी यादें बसी हैं। अब ऊपर उठिए और ऊपर आपका शहर एक चमकता हुआ धब्बा बन जाता है। भारत की रूपरेखा दिखने लगती है। हिमालय की बर्फीली चोटियां, गंगा की चमकती धारा, दक्षिण के समुद्र तट, और ऊपर उठते रहिए। पृथ्वी अब एक नीला संगमरमर है, बादलों के सफेद घुमावों से ढका हुआ। चंद्रमा पास में तैर रहा है, 3,84,000 किलोमीटर दूर। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे ब्रह्मांड कहा था, वो जो लगातार विस्तार कर रहा है, वो जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने बिना दूरबीन के, बिना गणित के, केवल गहन चिंतन से ये समझ लिया था कि हम जो देखते हैं वो केवल एक छोटा सा अंश है। आज 21वीं सदी में हमारे पास टेलीस्कोप हैं, हमारे पास संख्याएं हैं, हमारे पास सबूत हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में समझते हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि हम कहाँ हैं? सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया। यह निर्णय इतना विवादास्पद था कि हजारों लोगों ने विरोध किया। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि प्लूटो ग्रह है या नहीं। असली सवाल ये था, हम अपने सौर मंडल को भी पूरी तरह नहीं समझते तो ब्रह्मांड को कैसे समझेंगे? प्लूटो सूर्य से 5 अरब 90 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर आप एक हवाई जहाज में बैठकर वहां जाना चाहें तो आपको 800 साल लगेंगे। लेकिन हमारे सौर मंडल की असली सीमा तो वहां से भी बहुत आगे है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव एक विशाल गोले में फैला है जिसे ऊट क्लाउड कहते हैं। यह बादल सूर्य से 15 खरब किलोमीटर दूर तक फैला है। यहां अरबों बर्फीले पिंड तैर रहे हैं, अंधकार में, शून्य में, इतनी दूर कि सूर्य की रोशनी वहां एक मामूली तारे जैसी दिखती है। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो भी आपको ऊट क्लाउड के किनारे तक पहुंचने में 1.5 साल लगेंगे। और ये केवल हमारा सौर मंडल है, केवल हमारा छोटा सा पड़ोस। अब कल्पना कीजिए कि आप इस गति से आगे बढ़ते रहते हैं, प्रकाश की गति से। सूर्य पीछे छूट जाता है, एक पीला बिंदु बन जाता है, फिर गायब हो जाता है। आप अंधकार में हैं, पूर्ण गहन अंधकार। 4 साल तक कुछ नहीं, केवल शून्य। और फिर धीरे धीरे एक और तारा दिखाई देता है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी, 4 प्रकाश वर्ष दूर। 4 साल प्रकाश की गति से यात्रा करने के बाद। लेकिन हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ऐसे 200 अरब से 400 अरब तारे हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल शास्त्री डॉक्टर किप थॉर्न ने एक बार कहा था, हम एक ऐसी आकाशगंगा में रहते हैं जो इतनी विशाल है कि अगर आप प्रकाश की गति से इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहें तो आपको 1 लाख साल लगेंगे। 1 लाख साल प्रकाश की गति से। अब यहाँ एक तकनीक है जो इस विशालता को समझने में मदद करती है। कल्पना कीजिए कि हम ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को 24 घंटे में सिकोड़ दें। एक दिन, 13 अरब 80 करोड़ साल का इतिहास केवल 24 घंटों में। बिग बैंग आधी रात को होता है, 0 बजे 0 मिनट 0 सेकंड। ब्रह्मांड एक अकल्पनीय ऊर्जा के विस्फोट से जन्म लेता है। पहले 3 मिनट में, जो वास्तव में 3,80,000 साल हैं, पहले परमाणु बनते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रह्मांड के मूल तत्व। सुबह के 6 बजे तक, जो वास्तविक समय में 4 अरब साल है, पहली आकाशगंगाएं बनती हैं। विशाल गैस के बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते हैं, घूमते हैं, चमकने लगते हैं। दोपहर के 2 बजे,
9 अरब साल बाद हमारा सूर्य जन्म लेता है, एक मध्यम आकार का तारा मिल्की वे के एक शांत कोने में। शाम के 4 बजे पृथ्वी बनती है, गर्म, पिघली हुई ज्वालामुखियों से भरी। रात के 8 बजे 13 अरब साल बाद पहला जीवन प्रकट होता है, सूक्ष्म, एक कोशिकीय। रात के 11:40 पर जटिल जीवन विकसित होता है, बहुकोशिकीय जीव। रात के 11:55 पर डायनासोर पृथ्वी पर राज करते हैं और फिर रात के 11:58 पर एक विशाल उल्कापिंड गिरता है। डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए। मानव सभ्यता, पिरामिड, ताजमहल, वेद, उपनिषद, विज्ञान, कला, संगीत, युद्ध, प्रेम, सब कुछ, ये सब आधी रात से केवल 4 सेकंड पहले शुरू होती है। 4 सेकंड। औद्योगिक क्रांति आधी रात से 1 सेकंड के 10वें हिस्से पहले होती है। आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट देखते हैं, जो अंतरिक्ष यान भेजते हैं, ये सब आधी रात से 1 सेकंड के 100वें हिस्से पहले की बात है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि हम कितने नए हैं, कितने छोटे, कितने क्षणभंगुर? लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत है, कुछ ऐसा जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोल भौतिकीविद डॉक्टर लीसा रैंडल ने सन 2015 में एक शोध प्रकाशित किया। उन्होंने दिखाया कि आपके शरीर में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वे सभी परमाणु जो आपको बनाते हैं, वे किसी तारे के केंद्र में बने थे। अरबों साल पहले किसी विशाल तारे ने अपना जीवन समाप्त किया। वह इतना बड़ा हो गया कि अपने ही वजन से ढह गया और फिर विस्फोट हुआ, एक सुपरनोवा। इतना शक्तिशाली कि उसकी चमक पूरी आकाशगंगा को रोशन कर सकती थी। उस विस्फोट में तारे के केंद्र में बने भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल गए। वे गैस के बादलों में मिल गए। अरबों साल बाद वे बादल सिकुड़े, घूमे और हमारा सौरमंडल बना। वही परमाणु पृथ्वी का हिस्सा बने और अंततः आपका हिस्सा बने। आप सचमुच तारों की धूल से बने हैं। ये कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। प्राचीन उपनिषदों में एक महावाक्य है, तत् त्वम् असि। तू वही है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। और अब विज्ञान भी यही कह रहा है। आपके शरीर में मौजूद हर परमाणु का जन्म किसी तारे में हुआ था। आप और मैं, हम तारों के बच्चे हैं। लेकिन ये केवल शुरुआत है, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड के पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक ऐसी सच्चाई का सामना करते हैं जो हमारे अहंकार को चकनाचूर कर देती है और साथ ही हमें एक गहन आश्चर्य से भर देती है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसमें 200 अरब से 400 अरब तारे हैं, केवल एक आकाशगंगा है, केवल एक। सन 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक टेलीस्कोप से एक नक्शा जारी किया। इस नक्शे ने दिखाया कि दृश्य ब्रह्मांड में लगभग 2 खरब आकाशगंगाएं हैं। 2 खरब, हर एक में अरबों तारे, हर तारे के आसपास ग्रहों की संभावना। अब एक गणित करते हैं। अगर हर आकाशगंगा में औसतन 200 अरब तारे हैं और 2 खरब आकाशगंगाएं हैं, तो कुल कितने तारे हैं? 400 सेक्सटिलियन। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे लिखने के लिए 4 के बाद 23 शून्य लगाने होंगे। पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर, सभी रेगिस्तानों में जितने रेत के कण हैं, उससे भी ज्यादा तारे हैं ब्रह्मांड में। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, ये सब कुछ जो हम देख सकते हैं, ये केवल 5% है। केवल 5%। बाकी 95% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। हम नहीं जानते कि ये क्या है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सीधे माप नहीं सकते। हम केवल इसके प्रभाव देख सकते हैं। आकाशगंगाएं जिस तरह घूमती हैं, ब्रह्मांड जिस तरह विस्तार कर रहा है, ये सब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कारण है। कल्पना कीजिए, हम इतने आत्मविश्वास से कहते हैं कि हम ब्रह्मांड को समझते हैं, लेकिन हम इसके 95% के बारे में कुछ नहीं जानते। ये ऐसा है जैसे आप एक किताब पढ़ रहे हों और केवल हर 20वां शब्द दिखाई दे रहा हो, बाकी सब धुंधला है, अदृश्य है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक शास्त्री डॉक्टर मैक्स टेगमार्क ने सन 2003 में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड शायद अकेला नहीं है, शायद अनगिनत ब्रह्मांड है।
हर एक अपने नियमों के साथ, अपने भौतिकी के साथ। कुछ ब्रह्मांडों में गुरुत्वाकर्षण हमसे अलग हो सकता है, कुछ में प्रकाश की गति अलग हो सकती है, कुछ में जीवन संभव है, कुछ में नहीं। ये विचार इतना विचित्र लगता है कि कई वैज्ञानिक इसे खारिज कर देते हैं, लेकिन गणित इसका समर्थन करता है। क्वांटम मैकेनिक्स के समीकरण जब उन्हें ब्रह्मांड के पैमाने पर लागू किया जाता है तो वे बहुब्रह्मांड की संभावना की ओर इशारा करते हैं। और अगर ये सच है तो हम जो कुछ भी देखते हैं, सभी आकाशगंगाएं, सभी तारे, सभी ग्रह, ये सब केवल एक बुलबुले में है, एक अनंत समुद्र में तैरता एक बुलबुला। लेकिन यहां एक और परत है, एक और पैमाना जो हमें विनम्र बनाता है, समय का पैमाना। ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है। पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। मानव सभ्यता केवल 10,000 साल पुरानी है। आप और मैं, हम शायद 80 या 90 साल जिएंगे। अगर हम भाग्यशाली हुए तो 100 साल। अब इसे परिप्रेक्ष्य में रखिए। अगर ब्रह्मांड की उम्र 1 साल होती तो मानव सभ्यता आधी रात से केवल 4 सेकंड पहले शुरू होती। आपका पूरा जीवन, आपका जन्म, आपका बचपन, आपकी शिक्षा, आपका करियर, आपका प्यार, आपकी उपलब्धियां, आपकी विफलताएं, ये सब आधी रात से 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम समय में होता। क्या ये आपको छोटा महसूस कराता है? क्या ये आपको महत्वहीन महसूस कराता है? शायद पहले तो हाँ, लेकिन रुकिए, गहराई से सोचिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल भौतिकीविद सर मार्टिन रीस ने एक बार कहा था, हम इतने छोटे हैं कि हम महत्वहीन हो सकते थे, लेकिन हम इतने जटिल हैं कि हम असाधारण हैं। सोचिए इस बारे में। आप एक मानव, आप इस विशालता को समझ सकते हैं। आप गणित कर सकते हैं जो ब्रह्मांड के जन्म का वर्णन करता है। आप दूरबीनें बना सकते हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर देख सकती हैं। आप कविता लिख सकते हैं जो इस आश्चर्य को व्यक्त करती है। ब्रह्मांड में, जहां तक हम जानते हैं, केवल एक चीज है जो खुद के बारे में सोच सकती है, चेतना। और आप चेतन हैं। आप केवल ब्रह्मांड में मौजूद नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो जाग गया है, जो खुद को देख रहा है, जो सवाल पूछ रहा है। कार्ल सेगन, वो महान खगोल शास्त्री जिन्होंने लाखों लोगों को ब्रह्मांड से प्यार करना सिखाया, उन्होंने कहा था, हम तारों की सामग्री से बने हैं। हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को जानने का। ये केवल सुंदर शब्द नहीं है, ये गहन सत्य है। जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, जब आप उन टिमटिमाते तारों को देखते हैं, तो आप केवल बाहर नहीं देख रहे, आप अपने अतीत को देख रहे हैं, आप अपने मूल को देख रहे हैं। वे तारे जो अरबों साल पहले मरे, उन्होंने वे परमाणु बनाए जो अब आपके दिल में धड़क रहे हैं। आप और ब्रह्मांड, आप अलग नहीं हैं, आप एक हैं। लेकिन यहां एक विरोधाभास है, एक सुंदर चुनौतीपूर्ण विरोधाभास। हम इतने छोटे हैं, फिर भी हम इतने महत्वपूर्ण हैं। हम इतने क्षणभंगुर हैं, फिर भी हम शाश्वत से जुड़े हैं। हम इतने कमजोर हैं, फिर भी हम इतने शक्तिशाली हैं। सन 2017 में नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने अपना मिशन समाप्त किया। 13 साल तक इस यान ने शनि और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन किया। इसने हजारों तस्वीरें भेजी, लाखों डेटा पॉइंट्स, और फिर ईंधन खत्म होने पर वैज्ञानिकों ने इसे शनि के वायुमंडल में गिरा दिया। ये जल गया, विघटित हो गया, गायब हो गया। लेकिन उस यान ने जो ज्ञान दिया वो बना रहेगा। उसने दिखाया कि शनि के चंद्रमा एनसेलाडस के नीचे एक तरल पानी का महासागर है। उसने दिखाया कि टाइटन पर मीथेन की झीलें हैं। उसने हमारे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। एक छोटा सा यान, मनुष्यों द्वारा बनाया गया, अरबों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहा था। यही मानवता की शक्ति है। हम छोटे हैं, लेकिन हम जिज्ञासु हैं। हम कमजोर हैं, लेकिन हम दृढ़ हैं। हम क्षणभंगुर हैं, लेकिन हम सपने देखते हैं। अब वापस आइए उस 24 घंटे की समय रेखा पर। याद है, ब्रह्मांड का पूरा इतिहास एक दिन में। मानव सभ्यता आधी रात से 4 सेकंड पहले। लेकिन उन 4 सेकंड में हमने क्या किया है? हमने भाषा बनाई, हमने लिखना सीखा, हमने गणित की खोज की, हमने पहिया बनाया, फिर जहाज, फिर हवाई जहाज, फिर रॉकेट। हमने परमाणु को विभाजित किया, हमने डीएनए की संरचना को समझा, हमने कंप्यूटर बनाए जो सेकंड में अरबों गणनाएं कर सकते हैं।
हमने इंटरनेट बनाया जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने सवाल पूछना शुरू किया। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए? हम कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मांड क्यों मौजूद है? चेतना क्या है? क्या हम अकेले हैं? ये सवाल केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, ये अस्तित्वगत खोज हैं। ये वही सवाल हैं जो हजारों साल पहले ऋषियों ने पूछे थे जब वे हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर रहे थे। ये वही सवाल हैं जो आज वैज्ञानिक पूछ रहे हैं जब वे जेनेवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर चला रहे हैं। और यहाँ कुछ गहरा है, कुछ जो आपको हिला देगा। जब आप इन सवालों को पूछते हैं, जब आप ब्रह्मांड के पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आपके अंदर कुछ बदल जाता है। वे छोटी छोटी चिंताएं जो आपको रात में जगाए रखती हैं, आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपका बैंक बैलेंस, वे अचानक छोटी लगने लगती हैं। नहीं, गलत शब्द, वे महत्वहीन नहीं हो जाती, वे परिप्रेक्ष्य में आ जाती हैं। आप समझते हैं कि हाँ, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आप समझते हैं कि आप एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, एक कहानी जो 13 अरब 80 करोड़ साल पहले शुरू हुई, जब ब्रह्मांड एक बिंदु से फट पड़ा। एक कहानी जो तारों के जन्म और मृत्यु से होकर गुजरी। एक कहानी जो पृथ्वी के निर्माण से होकर गुजरी, जीवन के उद्भव से होकर गुजरी, विकास की लंबी यात्रा से होकर गुजरी। और अब इस क्षण में आप उस कहानी को जी रहे हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्री डॉक्टर फ्रीमैन डायसन ने एक बार कहा था, जितना अधिक मैं ब्रह्मांड की जांच करता हूं और इसकी वास्तुकला के विवरणों का अध्ययन करता हूं, उतना अधिक मुझे सबूत मिलते हैं कि ब्रह्मांड को किसी तरह हमारे आने का पता होना चाहिए था। यह एक चौंकाने वाला बयान है। एक वैज्ञानिक, एक तर्कसंगत गणितीय दिमाग ये कह रहा है कि ब्रह्मांड किसी तरह हमारे लिए तैयार था। वह एंथ्रोपिक सिद्धांत की बात कर रहे थे। यह विचार कि ब्रह्मांड के मूलभूत स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण की ताकत, विद्युत चुंबकीय बल, परमाणु नाभिक को बांधने वाला बल, ये सभी इतनी सटीकता से समायोजित हैं कि अगर वे थोड़े भी अलग होते तो जीवन असंभव होता। उदाहरण के लिए, अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा मजबूत होता तो तारे बहुत जल्दी जल जाते और जीवन के लिए आवश्यक भारी तत्व नहीं बन पाते। अगर यह थोड़ा कमजोर होता तो तारे बनते ही नहीं। अगर विद्युत चुंबकीय बल थोड़ा अलग होता तो परमाणु स्थिर नहीं होते। अगर ब्रह्मांड का विस्तार दर थोड़ी अलग होती तो या तो ब्रह्मांड तुरंत ढह जाता या इतनी तेजी से फैलता कि आकाश गंगाएं कभी नहीं बनती। ये संयोग है या कुछ और, हम नहीं जानते। और यही सुंदरता है, हम नहीं जानते। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसने हमें ब्रह्मांड की उम्र बताई, इसने हमें तारों की संख्या बताई, इसने हमें दिखाया कि हम कहां से आए। लेकिन ये हमें ये नहीं बता सकता कि क्यों कुछ है बजाय कुछ नहीं के। क्यों ब्रह्मांड मौजूद है, क्यों चेतना मौजूद है। ये सवाल विज्ञान की सीमा पर हैं और शायद ये सवाल हमेशा रहेंगे। शायद कुछ रहस्य हल नहीं होने के लिए हैं, शायद कुछ रहस्य केवल अनुभव करने के लिए हैं, आश्चर्य करने के लिए हैं। और यहीं पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलते हैं। उपनिषदों में लिखा है, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। ब्रह्मांड को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। जब आप एक स्पष्ट रात में आकाश की ओर देखते हैं, जब आप मिल्की वे को अपने सिर के ऊपर फैला देखते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आप एक ग्रह पर खड़े हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, उस क्षण में आप कुछ अनुभव करते हैं जो शब्दों से परे है। आप विस्मय अनुभव करते हैं, आप विनम्रता अनुभव करते हैं, आप संबंध अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है, अगर 2 खरब आकाश गंगाओं में 400 सेक्सटिलियन तारे हैं, तो क्या हम सचमुच अकेले हैं? क्या यह संभव है कि इस असीम विस्तार में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है? सन 2020 में फॉस्फीन गैस शुक्र के वायुमंडल में खोजी गई। यह एक साधारण खोज की तरह लग सकती है, लेकिन फॉस्फीन पृथ्वी पर मुख्य रूप से जीवित जीवों द्वारा उत्पादित होती है। क्या इसका मतलब शुक्र पर जीवन है? हम निश्चित नहीं हैं, लेकिन यह संभावना ही रोंगटे खड़े कर देती है। शुक्र, वह ग्रह जो इतना गर्म है कि सीसा पिघल जाए,
जहां सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, वहां भी शायद जीवन के संकेत हैं। और फिर मंगल है। नासा का परसिवियरेंस रोवर वहां चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर रहा है। ये नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे और विश्लेषण किए जाएंगे। वैज्ञानिक प्राचीन सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म खोज रहे हैं, क्योंकि अरबों साल पहले मंगल पर नदियां बहती थीं, वहां झीलें थीं, वहां एक वायुमंडल था। अगर पृथ्वी पर जीवन शुरू हो सकता है तो मंगल पर क्यों नहीं? यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा, बर्फ की मोटी परत से ढका है, लेकिन उस बर्फ के नीचे एक विशाल महासागर है। पृथ्वी के सभी महासागरों से दुगुना पानी, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना है। एन्सेलाडस, शनि का छोटा चंद्रमा, अपनी सतह से पानी के गीजर उगल रहा है। कैसिनी यान ने इन गीजरों से होकर उड़ान भरी और कार्बनिक अणु पाए, जीवन के निर्माण खंड। हमारे अपने सौर मंडल में ही जीवन की संभावना वाले कम से कम आधा दर्जन स्थान हैं। अब इसे ब्रह्मांड के पैमाने पर लागू कीजिए। सन 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। इसका मिशन था एक्सोप्लैनेट खोजना, हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह। 9 साल में केपलर ने 2700 से अधिक ग्रहों की पुष्टि की, और ये केवल आकाश के एक छोटे से हिस्से को देख रहा था। जैसे आप अपनी मुट्ठी को बाहर फैलाएं और आकाश में एक छोटा सा क्षेत्र चुनें। उस छोटे से क्षेत्र में हजारों ग्रह। ग्रह सरल है। अगर हर तारे के पास औसतन एक ग्रह है और डेटा बताता है कि ये संख्या वास्तव में अधिक है, तो हमारी आकाशगंगा में ही 200 अरब से 400 अरब ग्रह हैं। और 2 खरब आकाशगंगाओं में संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना असंभव है। लेकिन यहां असली सवाल है, कितने ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त हैं? कितने ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हैं? न बहुत गर्म, न बहुत ठंडा, बिल्कुल सही। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्रियों ने सन 2013 में अनुमान लगाया कि केवल हमारी आकाशगंगा में ही 40 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। 40 अरब केवल मिल्की वे में। अब एक प्रयोग कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान में हैं। आप प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। आप पृथ्वी छोड़ते हैं और एक यादृच्छिक दिशा में जाते हैं। 4 साल बाद आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी पहुंचते हैं। वहां एक ग्रह है, प्रॉक्सिमा बी। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है। क्या वहां जीवन है? हम नहीं जानते, लेकिन संभावना है। आप आगे बढ़ते हैं। 10 प्रकाश वर्ष दूर एप्सिलॉन एरिडानी, वहां भी ग्रह हैं। 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लीज 581, 30 प्रकाश वर्ष दूर HD 40307। हर कुछ प्रकाश वर्षों में एक और तारा, एक और ग्रह प्रणाली। कुछ ग्रह गैस के विशाल गोले हैं, कुछ चट्टानी हैं, कुछ बर्फीले हैं और कुछ बिल्कुल सही हैं। अब सोचिए, अगर 40 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह हैं और उनमें से केवल 1% पर जीवन विकसित होता है, तो भी 40 करोड़ ग्रह हैं जहां जीवन है। और अगर उनमें से केवल 1% पर बुद्धिमान जीवन विकसित होता है, तो भी 40 लाख सभ्यताएं हैं केवल हमारी आकाशगंगा में। तो फिर वे कहाँ हैं? अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा है, तो हमने किसी को क्यों नहीं सुना? यह फर्मी पैराडॉक्स है, जिसका नाम भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है। सन 1950 में उन्होंने एक सरल सवाल पूछा, सब कहाँ हैं? कई संभावित उत्तर हैं। शायद बुद्धिमान जीवन अत्यंत दुर्लभ है। शायद सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं इससे पहले कि वे अंतरतारकीय संचार विकसित कर सकें। शायद वे वहां हैं, लेकिन दूरियां इतनी विशाल हैं कि संपर्क असंभव है। या शायद, और ये सबसे चौंकाने वाली संभावना है, शायद वे हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देखने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि एक चींटी एक स्मार्टफोन के पास से गुजर रही है। क्या चींटी समझ सकती है कि यह उपकरण क्या है? क्या वह समझ सकती है कि यह दुनिया भर में संदेश भेज सकता है, लाखों गीत स्टोर कर सकता है, ब्रह्मांड की तस्वीरें दिखा सकता है? नहीं, चींटी के लिए यह केवल एक चमकदार पत्थर है। शायद हम भी ऐसे ही हैं। शायद एलियन सभ्यताएं इतनी उन्नत हैं कि हम उनकी तकनीक को पहचान भी नहीं सकते। सन 1970 में सोवियत खगोल शास्त्री निकोलाई कार्दाशेव ने सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर वर्गीकृत किया। टाइप 1 सभ्यता
अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। टाइप 2 अपने तारे की सारी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। टाइप 3 अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। हम कहाँ हैं? हम अभी टाइप 1 भी नहीं हैं। हम टाइप 0.7 हैं। हम अभी भी जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं। हम अभी भी अपने ग्रह की ऊर्जा का केवल एक अंश उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। भौतिक शास्त्री मिचियो काकू का अनुमान है कि हम 1 से 200 साल में टाइप 1 सभ्यता बन सकते हैं, और फिर हम वास्तव में तारों तक पहुंच सकते हैं। हम अन्य ग्रहों को टेराफॉर्म कर सकते हैं। हम अंतरतारकीय यात्रा कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड में अपनी जगह ले सकते हैं। लेकिन यहां एक गहरा सवाल है, क्या हम चाहते हैं? क्या हमें चाहिए? सन 2015 में स्टीफन हॉकिंग ने एक चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि हमें एलियन सभ्यताओं से संपर्क करने में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि जब एक उन्नत सभ्यता एक कम उन्नत सभ्यता से मिलती है तो परिणाम कम उन्नत सभ्यता के लिए अच्छे नहीं होते। जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे तो मूल अमेरिकियों के साथ क्या हुआ? जब ब्रिटिश भारत आए तो क्या हुआ? लेकिन दूसरी ओर शायद एक उन्नत सभ्यता ने हिंसा और लालच को पार कर लिया होगा। शायद वे शांतिपूर्ण होंगे। शायद वे हमें सिखा सकते हैं कि कैसे जीवित रहना है, कैसे फलना फूलना है, कैसे ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहना है। हम नहीं जानते, और यही रोमांचक है। हम अज्ञात के किनारे पर खड़े हैं। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां पहली बार मानव इतिहास में हम वास्तव में इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, क्या हम अकेले हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो सन 2021 में लॉन्च हुआ, एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण कर रहा है। यह ऑक्सीजन, मीथेन, पानी के वाष्प के संकेत खोज रहा है, जीवन के बायोसिग्नेचर। अगले 10 से 20 वर्षों में हम शायद जान जाएंगे। हम शायद किसी दूर के ग्रह पर जीवन के निर्णायक सबूत पालेंगे, और उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। हम अब अकेले नहीं होंगे। हम ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा होंगे। हमारा दर्शन बदल जाएगा, हमारा धर्म बदल जाएगा, हमारी पहचान बदल जाएगी। हम अब केवल भारतीय, अमेरिकी, चीनी नहीं होंगे। हम पृथ्वीवासी होंगे, हम मनुष्य होंगे। लेकिन अभी इस क्षण में हम अकेले हैं, कम से कम जहां तक हम जानते हैं। और यह एक अजीब, सुंदर, भयानक जिम्मेदारी है। सोचिए इस बारे में। अगर हम ब्रह्मांड में एकमात्र बुद्धिमान जीवन हैं, तो हम ब्रह्मांड की चेतना हैं। हम वह तरीका हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को जानता है। अगर हम खुद को नष्ट कर लेते हैं, परमाणु युद्ध से, जलवायु परिवर्तन से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, तो शायद ब्रह्मांड फिर से अंधकार में डूब जाएगा। अरबों साल तक कोई नहीं होगा जो तारों को देखे, जो सवाल पूछे, जो आश्चर्य करे। ये एक भारी विचार है, लेकिन ये हमें एक उद्देश्य भी देता है। हमें जीवित रहना है, हमें फलना फूलना है, हमें तारों तक पहुंचना है, न केवल अपने लिए बल्कि ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि हम ब्रह्मांड हैं। अब वापस आइए उस मूल विचार पर। आप तारों की धूल से बने हैं, लेकिन ये केवल एक रूपक नहीं है, ये शाब्दिक सत्य है, और इसके निहितार्थ गहरे हैं। आपके शरीर में मौजूद कैल्शियम, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, वो एक मरते हुए तारे में बना था। आपके रक्त में मौजूद लोहा, जो ऑक्सीजन ले जाता है, वो एक सुपरनोवा विस्फोट में बना था। आपके डीएनए में मौजूद कार्बन, जो जीवन का आधार है, वो एक लाल विशालकाय तारे के केंद्र में बना था। हर परमाणु की एक कहानी है, एक यात्रा है। अरबों साल पहले ये परमाणु किसी तारे के केंद्र में थे, अकल्पनीय दबाव और तापमान में। फिर तारा मरा, विस्फोट हुआ, और ये परमाणु अंतरिक्ष में फैल गए। वे गैस के बादलों में तैरते रहे। फिर गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें खींचा। वे एक नए तारे के चारों ओर एक डिस्क का हिस्सा बने। धीरे धीरे वे एक ग्रह में जमा हो गए, और अंततः वे आपका हिस्सा बने। आप एक अस्थायी व्यवस्था हैं। ये परमाणु आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। जब आप मरेंगे, वे पृथ्वी में वापस चले जाएंगे। वे मिट्टी का हिस्सा बनेंगे। वे पौधों में अवशोषित होंगे। वे जानवरों द्वारा खाए जाएंगे। वे अन्य मनुष्यों का हिस्सा बनेंगे। चक्र जारी रहेगा। और अरबों साल बाद, जब सूर्य मरेगा, जब वह एक लाल विशालकाय में फैलेगा और पृथ्वी को निगल लेगा, तो ये परमाणु फिर से अंतरिक्ष में फैल जाएंगे। वे फिर से तैरेंगे, और शायद किसी दूर के भविष्य में वे किसी अन्य ग्रह पर किसी अन्य जीवन का हिस्सा बनेंगे।
यह चक्र, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये केवल आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, ये भौतिकी है, ये रसायन विज्ञान है, ये ब्रह्मांड का मूलभूत तरीका है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे संसार कहा जाता था, अस्तित्व का चक्र। लेकिन ये केवल आत्माओं का चक्र नहीं है, ये पदार्थ का चक्र है, ये ऊर्जा का चक्र है, ये ब्रह्मांड का और गहरा है। और यहाँ कुछ आप हर उस चीज से जुड़े हैं जो कभी अस्तित्व में थी और जो कभी अस्तित्व में होगी। बिग बैंग के समय सारा पदार्थ एक बिंदु में था, हर परमाणु, हर कण, सब कुछ एक साथ था। फिर विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड फैलने लगा। लेकिन उस मूल संबंध को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। क्वांटम भौतिकी में इसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। यह विचार कि दो कण, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। सन 2015 में वैज्ञानिकों ने दो कणों को एंटेंगल किया और फिर उन्हें 148 किलोमीटर दूर रखा। जब उन्होंने एक कण को बदला तो दूसरा कण तुरंत बदल गया, तुरंत, प्रकाश की गति से भी तेज। यह असंभव लगता है, लेकिन यह सच है। आइंस्टीन ने इसे दूरी पर भूतिया क्रिया कहा था। उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन यह वास्तविक है। अब इसे ब्रह्मांड के पैमाने पर लागू कीजिए। हर परमाणु जो कभी अस्तित्व में था, वो बिग बैंग के समय एक साथ था। क्या वे अभी भी जुड़े हैं? क्या आपके शरीर में मौजूद परमाणु किसी दूर की आकाशगंगा में मौजूद परमाणुओं से जुड़े हैं? हम नहीं जानते, लेकिन संभावना मन को चकरा देने वाली है। ये हमें वापस उस प्राचीन ज्ञान पर लाता है, तत्त्वम् असि, तू वही है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम ब्रह्मांड हो। और अब विज्ञान अपने समीकरणों और प्रयोगों के साथ उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। लेकिन यहां एक विरोधाभास है, एक सुंदर, चुनौतीपूर्ण विरोधाभास जो हमें अपने अस्तित्व के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, फिर भी हम अलग हैं। हम तारों की धूल से बने हैं, फिर भी हम चेतन हैं। हम भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं, फिर भी हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, या कम से कम ऐसा लगता है। यह चेतना की समस्या है, और यह विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। आपका मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना है। हर न्यूरॉन हजारों अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ा है। कुल मिलाकर आपके मस्तिष्क में लगभग 100 खरब कनेक्शन हैं। ये मिल्की वे में मौजूद तारों से 500 गुना अधिक है। आपका मस्तिष्क ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे जटिल संरचना है, और किसी तरह इन न्यूरॉन्स की विद्युत और रासायनिक गतिविधि से चेतना उत्पन्न होती है। आप अनुभव करते हैं, आप महसूस करते हैं, आप सोचते हैं, आप जानते हैं कि आप मौजूद हैं। लेकिन कैसे भौतिक पदार्थ, परमाणु, अणु, विद्युत संकेत व्यक्तिपरक अनुभव बनाते हैं? कैसे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि लाल रंग का अनुभव बनती है, या संगीत का अनुभव, या प्यार का अनुभव? ये कठिन समस्या है। जैसा कि दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने इसे कहा, हम समझ सकते हैं कि मस्तिष्क कैसे जानकारी संसाधित करता है। हम समझ सकते हैं कि ये कैसे सीखता है, कैसे याद करता है, कैसे निर्णय लेता है। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि ये कैसे अनुभव करता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना एक भ्रम है, कि आप वास्तव में मौजूद नहीं हैं, कि आप केवल न्यूरॉन्स की गतिविधि का एक पैटर्न है, और स्व की भावना केवल मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक कहानी है। लेकिन यह संतोषजनक नहीं लगता, क्योंकि भले ही यह सच हो, भले ही मैं एक भ्रम हो, फिर भी कोई है जो उस भ्रम का अनुभव कर रहा है। देकार्त ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। भले ही बाकी सब कुछ संदेह में हो, यह तथ्य कि मैं अनुभव कर रहा हूं, यह निर्विवाद है। अन्य वैज्ञानिक एक अधिक कट्टरपंथी विचार प्रस्तावित करते हैं। वे कहते हैं कि शायद चेतना मौलिक है। शायद यह ब्रह्मांड की एक बुनियादी संपत्ति है, जैसे द्रव्यमान या विद्युत आवेश। शायद हर चीज में कुछ स्तर पर चेतना है, एक इलेक्ट्रॉन में, एक परमाणु में, एक चट्टान में। बेशक ये चेतना मानव चेतना जैसी नहीं होगी। ये बहुत सरल होगी, बहुत आदिम, लेकिन ये वहां होगी। इस विचार को पैनसाइकिज्म कहा जाता है, और ये उतना पागल नहीं है जितना लगता है। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और दार्शनिक इसे गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि अगर चेतना मौलिक है तो ये समझाता है कि ये कैसे उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न नहीं होती, ये हमेशा वहां थी।
जब पदार्थ जटिल तरीकों से व्यवस्थित होता है, जैसे मस्तिष्क में, तो चेतना अधिक जटिल हो जाती है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन के करीब है। उपनिषदों में ब्रह्मन को चित्त के रूप में वर्णित किया गया है, शुद्ध चेतना। और यह चेतना सब कुछ में व्याप्त है। आत्मन, व्यक्तिगत आत्मा, ब्रह्मन का एक हिस्सा है। तत्त्वम असि, तू वही है। तुम्हारी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना का एक हिस्सा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि विज्ञान ने प्राचीन ज्ञान को साबित कर दिया है। विज्ञान अभी भी खोज रहा है, प्रयोग कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। लेकिन ये दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल बाद हम उन्हीं गहन सवालों से जूझ रहे हैं। चेतना क्या है? हम कौन हैं? हम ब्रह्मांड से कैसे संबंधित हैं? और शायद अंततः ये सवाल पूरी तरह से उत्तर देने योग्य नहीं है। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहेंगे। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि रहस्य ही हमें आगे बढ़ाता है। रहस्य ही हमें खोज करने के लिए प्रेरित करता है। अब एक और पैमाना देखते हैं, समय का पैमाना, लेकिन इस बार भविष्य की ओर। ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है, लेकिन ये कितने समय तक चलेगा? क्या इसका अंत होगा? वर्तमान डेटा बताता है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तार करता रहेगा। डार्क एनर्जी, वो रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, ये कभी नहीं रुकेगी। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। अंततः वे इतनी दूर हो जाएंगी कि हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। आकाश अंधकारमय हो जाएगा। अरबों साल बाद तारे मरने लगेंगे। नए तारे बनना बंद हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी। एक एक करके तारे बुझ जाएंगे। आकाश गंगाएं अंधकार में डूब जाएंगी। खरबों साल बाद केवल ब्लैक होल बचेंगे, विशाल, अदृश्य, सब कुछ निगलते हुए। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं रहते। वे धीरे धीरे विकिरण उत्सर्जित करते हैं, हॉकिंग विकिरण, और अंततः वाष्पित हो जाते हैं। गूगल साल बाद यह एक के बाद 100 शून्य, अंतिम ब्लैक होल वाष्पित हो जाएगा। और फिर कुछ नहीं, केवल खाली स्थान, केवल शून्य। ब्रह्मांड एक ठंडे, अंधेरे, खाली विस्तार में बदल जाएगा। इसे हीट डेथ कहते हैं। यह एक उदास तस्वीर है, लेकिन याद रखिए, यह अरबों, खरबों, गूगल साल दूर है। इतना दूर कि यह लगभग अर्थहीन है। अभी इस क्षण में ब्रह्मांड जीवित है। तारे चमक रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, जीवन फल फूल रहा है। और कौन जानता है, शायद उस दूर के भविष्य में सभ्यताएं इतनी उन्नत हो जाएंगी कि वे ब्रह्मांड की मृत्यु को रोक सकें। शायद वे नए ब्रह्मांड बना सकें। शायद वे समय और स्थान के नियमों को फिर से लिख सकें। या शायद, जैसा कि कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं, ये ब्रह्मांड केवल एक चक्र है। शायद हीट डेथ के बाद एक नया बिग बैंग होगा, एक नया ब्रह्मांड जन्म लेगा और चक्र फिर से शुरू होगा। जन्म, विस्तार, मृत्यु, पुनर्जन्म, अनंत काल तक। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के समान है। ब्रह्मा का दिन और रात, सृष्टि और प्रलय, ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश, बार बार अनंत चक्रों में। लेकिन ये सब अटकलें हैं। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, गणना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जो हम जानते हैं वह यह है, अभी इस क्षण में हम यहाँ हैं। हम जीवित हैं, हम चेतन हैं। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो जाग गया है। और यह एक उपहार है, एक अविश्वसनीय, असंभव उपहार। सोचिए उन सभी चीजों के बारे में जो सही होनी चाहिए थीं ताकि आप मौजूद हो सकें। बिग बैंग को सही तरीके से होना था। भौतिकी के नियम सही होने चाहिए थे। तारों को बनना था, मरना था, भारी तत्व बनाने थे। हमारा सौर मंडल बनना था। पृथ्वी को सही दूरी पर होना था, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। जीवन को उत्पन्न होना था। विकास को अरबों साल तक काम करना था। आपके पूर्वजों को जीवित रहना था, हर एक, लाखों पीढ़ियों तक। और अंततः आप। संभावना कितनी है? लगभग शून्य। फिर भी यहां आप हैं। आप एक चमत्कार हैं, शाब्दिक रूप से। आप ब्रह्मांड के इतिहास का चरमोत्कर्ष हैं। आप वह हैं जिसके लिए 13 अरब 80 करोड़ साल का इंतजार किया गया। और ये केवल आपके बारे में नहीं है, ये हर किसी के बारे में है। आपके बगल में बैठा व्यक्ति, सड़क पर चलता अजनबी, दूसरे देश में रहने वाला कोई,
हर एक व्यक्ति एक चमत्कार है। हर एक व्यक्ति ब्रह्मांड का एक अनूठा अभिव्यक्ति है। जब आप किसी को देखते हैं तो आप केवल एक शरीर नहीं देख रहे, आप 13 अरब 80 करोड़ साल का इतिहास देख रहे हैं। आप तारों की धूल देख रहे हैं जो चेतन हो गई है। आप ब्रह्मांड देख रहे हैं जो खुद को देख रहा है। ये समझ, ये गहरी आंत स्तरीय समझ, ये सब कुछ बदल देती है। ये आपको विनम्र बनाती है, ये आपको आश्चर्यचकित करती है, ये आपको जोड़ती है। अचानक वे विभाजन जो हम बनाते हैं, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, वर्ग, वे मनमाने लगने लगते हैं, क्योंकि गहराई में हम सब एक ही हैं। हम सब तारों से बने हैं, हम सब ब्रह्मांड के बच्चे हैं। कार्ल सेगन ने एक बार पृथ्वी की एक तस्वीर के बारे में लिखा था जो वॉयेजर एक अंतरिक्ष यान ने 6 अरब किलोमीटर दूर से ली थी। उस तस्वीर में पृथ्वी एक छोटे से नीले बिंदु की तरह दिखती है, एक पीली धूप की किरण में तैरता एक धूल का कण। सेगन ने लिखा, उस प्रकाश के बिंदु को फिर से देखिए, वो यहाँ है, वो घर है, वो हम हैं। उस पर हर कोई जिसे आप प्यार करते हैं, हर कोई जिसे आप जानते हैं, हर कोई जिसके बारे में आपने कभी सुना है, हर इंसान जो कभी था, उसने अपना जीवन वहां बिताया। हमारी खुशियों और पीड़ाओं का योग, हजारों आत्मविश्वासी धर्म, विचारधाराएं और आर्थिक सिद्धांत, हर शिकारी और चारा, हर नायक और कायर, हर सभ्यता के निर्माता और विध्वंसक, हर राजा और किसान, हर युवा जोड़ा प्यार में, हर माँ और पिता, आशावान बच्चा, आविष्कारक और खोजकर्ता, हर नैतिकता के शिक्षक, हर भ्रष्ट राजनेता, हर सुपरस्टार, हर सर्वोच्च नेता, हर संत और पापी मानव इतिहास में, वे सब वहां रहे, धूल के एक कर पर सूर्य की किरण में लटके हुए। ये परिप्रेक्ष्य है, ये विनम्रता है, ये सत्य है। हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, एक औसत तारे के चारों ओर घूमते हुए, एक विशाल आकाशगंगा के एक शांत कोने में, 2 खरब आकाशगंगाओं में से एक में। हम छोटे हैं, हम क्षणभंगुर हैं, हम नाजुक हैं, लेकिन हम यहाँ हैं, और ये मायने रखता है। लेकिन अब एक कठिन सवाल आता है, एक सवाल जो हम में से अधिकांश से बचते हैं क्योंकि यह असुविधाजनक है, चुनौतीपूर्ण है। अगर हम वास्तव में इतने छोटे हैं, अगर हम वास्तव में इतने महत्वहीन हैं ब्रह्मांडीय पैमाने पर, तो हम जो करते हैं उसका क्या मतलब है? हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी उपलब्धियां, क्या वे सब व्यर्थ हैं? ये अस्तित्ववादी संकट है जो कई लोगों को पकड़ लेता है जब वे पहली बार ब्रह्मांड की विशालता को समझते हैं, और यह एक वैध भावना है। लेकिन यहाँ कुछ गहरा है जिसे हमें समझना होगा। अर्थ पैमाने पर निर्भर नहीं करता, अर्थ अनुभव में है। जब आप किसी प्रियजन को गले लगाते हैं तो क्या ये कम सार्थक है क्योंकि आप एक छोटे से ग्रह पर हैं? जब आप संगीत सुनते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाता है, तो क्या वह अनुभव कम वास्तविक है क्योंकि ब्रह्मांड विशाल है? जब आप किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं, सूर्यास्त की सुंदरता देखते हैं, किसी विचार की शुद्ध सुंदरता महसूस करते हैं, क्या ये क्षण कम मूल्यवान हैं क्योंकि वे ब्रह्मांडीय समयरेखा पर क्षणभंगुर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में उल्टा सच हो सकता है। शायद ये तथ्य कि हम इतने छोटे हैं, इतने क्षणभंगुर हैं, यही हर क्षण को अधिक कीमती बनाता है। शायद सीमितता ही सुंदरता को जन्म देती है। जापानी दर्शन में एक अवधारणा है, मोनो नो अवारे, चीजों की क्षणभंगुरता की कोमल उदासी। चेरी के फूल इतने सुंदर हैं क्योंकि वे केवल कुछ दिनों के लिए खिलते हैं। अगर वे हमेशा के लिए रहते तो शायद हम उनकी सराहना नहीं करते। आपका जीवन भी ऐसा ही है, यह सीमित है, यह क्षणभंगुर है, और यही इसे अनमोल बनाता है। लेकिन यहाँ कुछ और भी है, कुछ जो और भी गहरा है। जब आप ब्रह्मांड के पैमाने को समझते हैं, जब आप वास्तव में महसूस करते हैं कि आप कहाँ हैं, तो कुछ बदल जाता है। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आपके मूल्य बदल जाते हैं। आप जो महत्वपूर्ण समझते थे वह अचानक तुच्छ लगने लगता है, और जो आपने अनदेखा किया था वह अचानक गहन हो जाता है। सन 2014 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फिले लैंडर को एक धूमकेतु पर उतारा। यह पहली बार था जब मानवता ने ऐसा किया था। लेकिन मिशन के दौरान कुछ गलत हो गया। लैंडर गलत जगह पर उतरा, छाया में, जहां उसके सौर पैनल सूर्य की रोशनी नहीं पा सके।
उसकी बैटरी खत्म होने लगी। 60 घंटे। लैंडर के पास केवल 60 घंटे थे इससे पहले कि वो हमेशा के लिए सो जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने प्राथमिकता दी। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग पहले किए। उन्होंने हर सेकंड का उपयोग किया और उन 60 घंटों में उस छोटे से लैंडर ने धूमकेतु के बारे में अविश्वसनीय डेटा भेजा। उसकी संरचना, उसका इतिहास, सौरमंडल के निर्माण के बारे में सुराग। जब समय सीमित होता है तो हम केंद्रित हो जाते हैं। हम प्राथमिकता देते वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका जीवन भी ऐसा ही है। आपके पास सीमित समय है, शायद 80 साल, शायद 90, अगर आप भाग्यशाली हैं तो 100। ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह एक पलक झपकने से भी कम है। लेकिन यह आपका समय है, आपका 60 घंटे, आपका मौका डेटा भेजने का, योगदान देने का, मायने रखने का। तो आप इसके साथ क्या करेंगे? ये वो सवाल है जो ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य हमें पूछने के लिए मजबूर करता है, और ये असुविधाजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें ईमानदार होना होगा। हमें स्वीकार करना होगा कि शायद हम अपना समय उन चीज़ों पर बर्बाद कर रहे हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती। वो नौकरी जिससे आप नफरत करते हैं लेकिन पैसे के लिए करते रहते हैं। वे रिश्ते जो आपको खाली छोड़ देते हैं लेकिन आप उन्हें बनाए रखते हैं क्योंकि ये आसान है। वे सपने जिन्हें आपने दफन कर दिया क्योंकि वे व्यावहारिक नहीं थे। वे शब्द जो आपने कभी नहीं कहे, वे जोखिम जो आपने कभी नहीं लिए, वो प्यार जो आपने कभी व्यक्त नहीं किया। जब आप मरने के करीब होते हैं और हम सभी एक दिन वहां होंगे, आप किस बारे में पछताएंगे? क्या आप पछताएंगे कि आपने पर्याप्त पैसा नहीं कमाया, कि आपके पास पर्याप्त बड़ा घर नहीं था, कि आप पर्याप्त प्रसिद्ध नहीं थे? शायद नहीं। अध्ययन के बाद अध्ययन दिखाता है कि मरते हुए लोग एक ही चीजों के बारे में पछताते हैं। उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अधिक समय प्रियजनों के साथ नहीं बिताया, कि उन्होंने अपनी भावनाओं को अधिक खुलकर व्यक्त नहीं किया, कि उन्होंने दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जिया, अपने स्वयं के मूल्यों के अनुसार नहीं, कि उन्होंने अधिक जोखिम नहीं लिए, अधिक साहसिक कार्य नहीं किए, अधिक जीवन नहीं जिया। ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य हमें यह स्पष्टता देता है। यह हमें दिखाता है कि क्या वास्तव में मायने रखता है, और यहां विरोधाभास है। जब आप समझते हैं कि आप कितने छोटे हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। आप दूसरों की राय से स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय पैमाने पर किसी को क्या परवाह है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। 100 साल में आप और वे सभी लोग जो आपको जज करते हैं, आप सब चले जाएंगे, धूल में, भुला दिए गए। आप विफलता के डर से स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि विफलता क्या है? वास्तव में ये केवल एक परिणाम है जो आपकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता। लेकिन ब्रह्मांड परवाह नहीं करता। ब्रह्मांड आपको जज नहीं कर रहा, केवल आप हैं। आप भौतिक चीजों की निरंतर खोज से स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी कार, कोई भी घर, कोई भी गैजेट आपको वो पूर्णता नहीं दे सकती जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। पूर्णता बाहर नहीं है, यह अंदर है, यह इस क्षण में है, यह इस तथ्य में है कि आप जीवित हैं, चेतन हैं, अनुभव कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता है, यह मुक्ति है, और यह ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य का उपहार है। लेकिन यहां कुछ और भी है, कुछ जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप समझते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आप तारों की धूल से बने हैं, जब आप जानते हैं कि हर परमाणु जो आपको बनाता है वो अरबों साल की यात्रा पर रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आप इससे जुड़े हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर परमाणु, वे सब आपके रिश्तेदार हैं। आप एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। और ये केवल काव्यात्मक भाषा नहीं है, ये शाब्दिक सत्य है। सन 2017 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। ये तरंगे तब उत्पन्न हुईं जब दो ब्लैक होल 1 अरब 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरे में विलीन हो गए। उस टकराव ने अंतरिक्ष समय की संरचना को हिला दिया, और वे लहरें प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए अंततः पृथ्वी पर पहुंची। जब वे पहुंची
तो उन्होंने लाइगो के डिटेक्टरों को एक परमाणु के नाभिक की चौड़ाई से भी कम हिलाया। लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया, हमने उन्हें मापा, हमने उन्हें सुना, एक कम आवृत्ति की गड़गड़ाहट, जैसे ब्रह्मांड की दिल की धड़कन। यह क्या बताता है? यह बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। जब कुछ होता है, कहीं भी, कभी भी, यह लहरें भेजता है। और वे लहरें हर चीज को छूती हैं, हर चीज को प्रभावित करती हैं। आप भी ऐसे ही हैं। जब आप चलते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण तरंगे बनाते हैं, बहुत छोटी लेकिन वास्तविक। जब आप बोलते हैं तो आप ध्वनि तरंगे बनाते हैं जो हवा के अणुओं को कंपन करती हैं। जब आप सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जब आप कार्य करते हैं तो आप परिणामों की एक श्रृंखला शुरू करते हैं जो अनंत काल तक फैलती है। आप ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहे हैं, हर क्षण, हर सांस, हर विचार, हर कार्य। ये जिम्मेदारी है, लेकिन ये शक्ति भी है। अब एक प्रयोग करते हैं, एक विचार प्रयोग। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जा सकते हैं, 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे, बिग बैंग के क्षण तक। आप वहां हैं, उस अनंत रूप से घने बिंदु के सामने, जिसमें सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, सारा स्थान, सारा समय समाया हुआ है। और फिर विस्फोट, ब्रह्मांड का जन्म, अंतरिक्ष फैलता है, समय शुरू होता है, ऊर्जा पदार्थ में बदलती है। पहले कण बनते हैं, फिर परमाणु, फिर तारे, फिर आकाशगंगाएं। अरबों साल बीत जाते हैं, तारे जन्म लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं, भारी तत्व बनते हैं, सुपरनोवा विस्फोट होते हैं, गैस के बादल सिकुड़ते हैं, नए तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, और फिर एक छोटे से पीले तारे के चारों ओर तीसरे ग्रह पर कुछ असाधारण होता है। अणु एक साथ आते हैं, वे खुद को प्रतिलिपि बनाना सीखते हैं, जीवन शुरू होता है। अरबों साल का विकास, एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों तक, मछलियों से उभयचरों तक, सरीसृपों से स्तनधारियों तक, और अंततः प्राइमेट्स, होमो सेपियंस। आप पूरी यात्रा बिग बैंग से लेकर इस क्षण तक, ये सब आपकी ओर ले जा रही थी। न केवल आप, बल्कि हर कोई, हर इंसान जो कभी जिया, जो अभी जी रहा है, जो कभी जिएगा। ब्रह्मांड ने 13 अरब 80 करोड़ साल बिताए आपको बनाने में। आप एक दुर्घटना नहीं हैं, आप एक गलती नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का अपरिहार्य परिणाम हैं। भौतिक शास्त्री ब्रायन कॉक्स ने एक बार कहा था, हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को समझने का। हम ब्रह्मांड की आंखें हैं, ब्रह्मांड के कान, ब्रह्मांड का मस्तिष्क। ये गहन है, ये सुंदर है, और ये सच है। जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं तो आप केवल तारों को नहीं देख रहे, ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, जब आप इन विचारों के बारे में सोचते हैं, तो ब्रह्मांड खुद के बारे में सोच रहा है। आप ब्रह्मांड की चेतना हैं, और यह एक अविश्वसनीय उपहार है। लेकिन यह एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड की आंखें हैं तो हमें देखना होगा। अगर हम ब्रह्मांड के कान हैं तो हमें सुनना होगा। अगर हम ब्रह्मांड का मस्तिष्क हैं तो हमें सोचना होगा, सीखना होगा, बढ़ना होगा। हमें जिज्ञासु रहना होगा, हमें सवाल पूछते रहना होगा, हमें खोज करते रहना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें एक दूसरे की देखभाल करनी होगी, क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सब ब्रह्मांड के हिस्से हैं। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आप ब्रह्मांड को चोट पहुंचाते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप ब्रह्मांड की मदद करते हैं। यह नैतिकता का एक नया आधार है, धर्म पर आधारित नहीं, बल्कि विज्ञान पर, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य पर, इस समझ पर कि हम सब जुड़े हुए हैं। अब मुझे पता है कि कुछ लोग संदेह करेंगे, वे कहेंगे ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यावहारिक नहीं है। मुझे बिल चुकाने हैं, मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है, मेरे पास ब्रह्मांड के बारे में सोचने का समय नहीं है। और ये एक वैध बिंदु है। हम सब व्यावहारिक दुनिया में रहते हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास समस्याएं हैं, लेकिन यहां बात है, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य उन जिम्मेदारियों को दूर नहीं करता, यह उन्हें संदर्भ में रखता है। हाँ, आपको बिल चुकाने हैं, लेकिन क्या वे बिल आपके जीवन का उद्देश्य हैं, या वे केवल साधन हैं, एक तरीका अपने और अपने प्रियजनों की देखभाल करने का, ताकि आप वास्तव में मायने रखने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें? हाँ,
आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है, और ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य उसे और भी सार्थक बनाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपके प्रियजनों के साथ बिताया गया समय कीमती है, सीमित है, अपूरणीय है। ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य आपको दुनिया से अलग नहीं करता, यह आपको अधिक गहराई से जोड़ता है, क्योंकि आप समझते हैं कि हर क्षण एक उपहार है, हर व्यक्ति एक चमत्कार है, हर अनुभव अनमोल है। और यहाँ कुछ व्यावहारिक है, कुछ ऐसा जो आप आज अभी कर सकते हैं। आज रात जब अंधेरा हो जाए तो बाहर जाइए, एक ऐसी जगह खोजिए जहां आकाश साफ हो, जहां शहर की रोशनियां न हो। लेट जाइए, ऊपर देखिए। पहले आप केवल कुछ तारे देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी आंखें अंधेरे के अनुकूल होंगी, आप अधिक देखेंगे, और अधिक, हजारों तारे, मिल्की वे का धुंधला बैंड। और फिर कुछ मिनटों के लिए बस देखते रहिए। सोचिए कि आप क्या देख रहे हैं। वह तारा वहां, वह 100 प्रकाश वर्ष दूर हो सकता है। इसका मतलब है कि आप जो प्रकाश देख रहे हैं वह 100 साल पहले उस तारे को छोड़ गया था। जब वह प्रकाश अपनी यात्रा शुरू कर रहा था तो पृथ्वी पर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, और अब 100 साल बाद वो प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश कर रहा है। वो तारा वहां, वो 1000 प्रकाश वर्ष दूर हो सकता है। जब उसका प्रकाश यात्रा शुरू कर रहा था तो पृथ्वी पर मध्य युग था, शूरवीर, महल, क्रूसेड। और अब वो प्रकाश आप तक पहुंच रहा है, और वो धुंधला धब्बा, वो एंड्रोमेडा आकाशगंगा हो सकती है, 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर। जब उसका प्रकाश यात्रा शुरू कर रहा था तो पृथ्वी पर होमो सेपियंस अभी अभी विकसित हो रहे थे, हम अभी अभी मनुष्य बन रहे थे। और अब 2.5 लाख साल बाद वो प्रकाश आप तक पहुंच रहा है। आप समय में पीछे देख रहे हैं, आप ब्रह्मांड के इतिहास को देख रहे हैं, और ब्रह्मांड आपको देख रहा है। ये ध्यान है, ये प्रार्थना है, ये संबंध है। और अगर आप वास्तव में इसे महसूस कर सकते हैं, अगर आप वास्तव में समझ सकते हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्या हैं, तो कुछ बदल जाएगा। आपके अंदर कुछ बदल जाएगा। आप अधिक विनम्र होंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि आप कितने छोटे हैं। आप अधिक आभारी होंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि आपका अस्तित्व कितना असंभव है। आप अधिक दयालु होंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि हर कोई आपकी तरह ही है, तारों की धूल, चेतन, संघर्षरत, खोज रहा। आप अधिक साहसी होंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि जीवन छोटा है और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप अधिक जिज्ञासु होंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और आप उन्हें खोजने के लिए यहाँ हैं। यह परिवर्तन है, यह जागृति है, ये वह है जो ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य करता है। लेकिन यहां अंतिम, सबसे गहरा सत्य है, आप केवल ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को देख रहा है। यह अंतर सूक्ष्म है लेकिन गहन है। यह विषय और वस्तु के बीच के विभाजन को मिटा देता है। यह मैं और वह के बीच की सीमा को भंग कर देता है। आप पर्यवेक्षक नहीं हैं, आप भागीदार हैं। आप ब्रह्मांड की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आप वह तरीका हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को जानता है, खुद को अनुभव करता है, खुद को बदलता है। यह तत्त्वम असि का अंतिम अर्थ है। तू वही है। न केवल तुम ब्रह्मांड से जुड़े हो, तुम ब्रह्मांड हो। और जब आप वास्तव में इसे समझते हैं, न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि गहराई से, आंत स्तर पर, तो सब कुछ बदल जाता है। डर गायब हो जाता है, क्योंकि मृत्यु का क्या मतलब है जब आप ब्रह्मांड हैं। आपका शरीर मर जाएगा, हाँ, लेकिन परमाणु जो आपको बनाते हैं वे जारी रहेंगे। वे नए रूप लेंगे, वे नए जीवन बनाएंगे। चक्र जारी रहेगा। अकेलापन गायब हो जाता है, क्योंकि आप कैसे अकेले हो सकते हैं जब आप सब कुछ हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर जीवित प्राणी, वे सब आप हैं। आप उनमें हैं, वे आप में हैं। अर्थहीनता गायब हो जाती है, क्योंकि आपका अस्तित्व ही अर्थ है। आप ब्रह्मांड का एक तरीका हैं खुद को व्यक्त करने का, और वह अभिव्यक्ति, आपका जीवन, आपके अनुभव, आपके विचार, आपके कार्य, वो मूल्यवान है, वो महत्वपूर्ण है, वह आवश्यक है। ये मुक्ति है, ये ज्ञान है, ये वह है जिसकी ओर सभी आध्यात्मिक परंपराएं इशारा कर रही हैं, और अब विज्ञान भी वहीं इशारा कर रहा है। हम एक असाधारण समय में रहते हैं।
पहली बार मानव इतिहास में हमारे पास उपकरण है ब्रह्मांड को वास्तव में समझने के लिए। हमारे पास दूरबीनें हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर देख सकती हैं। हमारे पास कंप्यूटर हैं जो ब्रह्मांड के जन्म का अनुकरण कर सकते हैं। हमारे पास गणित है जो स्थान और समय की संरचना का वर्णन कर सकता है। और साथ ही हमारे पास प्राचीन ज्ञान है, हजारों साल का चिंतन, ध्यान, आत्मखोज, उपनिषद, बौद्ध सूत्र, ताओ ते चिंग, सूफी कविता, ये सभी उसी सत्य की ओर इशारा करते हैं। और अब 21वीं सदी में विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ आ रहे हैं। वे एक ही पर्वत पर चढ़ रहे हैं, अलग अलग रास्तों से, और वे शिखर पर मिल रहे हैं। यह संश्लेषण है, यह एकीकरण है, यह अगला कदम है मानव चेतना के विकास में। हम अब केवल भौतिकवादी नहीं हो सकते यह सोचते हुए कि ब्रह्मांड केवल मृत पदार्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ चेतना को जन्म दे सकता है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड जीवित है, जागरूक है, कम से कम हमारे माध्यम से। और हम अब केवल रहस्यवादी नहीं हो सकते विज्ञान को अस्वीकार करते हुए, क्योंकि विज्ञान ने हमें अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि दी है। इसने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना पुराना है, कितना जटिल है। हमें दोनों की आवश्यकता है, विज्ञान की कठोरता और आध्यात्मिकता की गहराई, तथ्यों की स्पष्टता और अनुभव की समृद्धि, मस्तिष्क की शक्ति और हृदय की बुद्धि। ये नया प्रतिमान है, ये नई चेतना है, और ये उभर रहा है अभी, इस क्षण में। आप इसका हिस्सा हैं, आप इस परिवर्तन के अग्रदूत हैं, क्योंकि आप यहाँ हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इन विचारों के बारे में सोच रहे हैं। आप खुले हैं, आप जिज्ञासु हैं, आप बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आप दूसरों को प्रभावित करते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, वे आप में बदलाव देखेंगे। वे आपकी शांति, आपकी स्पष्टता, आपकी करुणा देखेंगे, और वे जिज्ञासु होंगे, वे पूछेंगे, और आप साझा करेंगे। ये कैसे फैलता है? ये कैसे चेतना विकसित होती है? एक व्यक्ति एक समय में, एक बातचीत एक समय में, एक एहसास एक समय में, और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हम बदल रहे हैं। हम एक ऐसी प्रजाति बन रहे हैं जो अपनी जगह को समझती है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझती है, जो अपनी क्षमता को समझती है। हम एक ऐसी प्रजाति बन रहे हैं जो तारों तक पहुंच सकती है, न केवल भौतिक रूप से, रॉकेट और अंतरिक्ष यान के साथ, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ। ये हमारी नियति है, ये हमारा उद्देश्य है। ये वो है जिसके लिए 13 अरब 80 करोड़ साल का इंतजार किया गया। ब्रह्मांड ने आपको बनाया ताकि आप इसे जान सकें, ताकि आप इसे अनुभव कर सकें, ताकि आप इसे प्यार कर सकें। और बदले में जब आप ब्रह्मांड को जानते हैं, जब आप इसे अनुभव करते हैं, जब आप इसे प्यार करते हैं, आप खुद को जानते हैं, आप खुद को अनुभव करते हैं, आप खुद को प्यार करते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड हैं। तत् त्वम असि, तू वही है। ये सत्य है, ये रहस्य है, ये उपहार है। और अब जब आप इसे जानते हैं तो सवाल है, आप इसके साथ क्या करेंगे? कैसे जिएंगे आप, ये जानते हुए कि आप तारों की धूल हैं? कैसे प्यार करेंगे आप, ये जानते हुए कि हर कोई आपका रिश्तेदार है? कैसे काम करेंगे आप, ये जानते हुए कि आपके कार्य अनंत काल तक गूंजते हैं? कैसे जिएंगे आप, ये जानते हुए कि आप ब्रह्मांड हैं? ये सवाल केवल आप ही उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जो भी उत्तर आप चुनते हैं, जो भी रास्ता आप लेते हैं, याद रखिए ये, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे, आप कभी नहीं होंगे। आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और ब्रह्मांड आपका हिस्सा है। आप घर पर हैं, आप हमेशा घर पर थे। स्वागत है, स्वागत है घर। लेकिन अब मुझे आपसे पूरी ईमानदारी से बात करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हैं, ये सब बहुत सुंदर लगता है, बहुत काव्यात्मक, लेकिन क्या ये वास्तविक है, या ये केवल एक और न्यू एज फिलॉसफी है, विज्ञान के शब्दों में लपेटी हुई? और ये एक वैध सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां छद्म विज्ञान हर जगह है, जहां लोग क्वांटम और ऊर्जा और चेतना जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं बिना वास्तव में समझे कि उनका क्या मतलब है, जहां आध्यात्मिक गुरु वैज्ञानिक शब्दावली का दुरुपयोग करते हैं
अपने विचारों को वैधता देने के लिए। तो आइए स्पष्ट करें, आइए ईमानदार हों। जब मैं कहता हूं कि आप ब्रह्मांड हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जादुई शक्तियां रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल सोचकर वास्तविकता को बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। ये नहीं है। जब मैं कहता हूं कि आप तारों की धूल से बने हैं, तो ये एक रूपक नहीं है। ये शाब्दिक सत्यापन योग्य तथ्य है। आपके शरीर में मौजूद भारी तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, ये सब तारों के केंद्र में परमाणु संलयन के माध्यम से बनाए गए थे। हमारे पास इसके लिए गणितीय मॉडल हैं। हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक साक्ष्य हैं। हमारे पास प्रयोगशाला प्रयोग हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। जब मैं कहता हूं कि चेतना ब्रह्मांड की एक संपत्ति हो सकती है, तो मैं एक वैज्ञानिक परिकल्पना प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सिद्ध नहीं है, यह अटकल है। लेकिन यह सूचित अटकल है, गंभीर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों द्वारा प्रस्तावित, और यह परीक्षण योग्य है, कम से कम सिद्धांत रूप में। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच अंतर यह है, विज्ञान गलत साबित होने के लिए तैयार है। विज्ञान कहता है, यहां मेरी परिकल्पना है, यहां मेरा साक्ष्य है, यहां मेरी भविष्यवाणियां हैं। अब इसे परीक्षण करो, इसे चुनौती दो। अगर ये गलत है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। छद्म विज्ञान ऐसा नहीं करता। छद्म विज्ञान अस्पष्ट दावे करता है जिन्हें परीक्षण नहीं किया जा सकता। यह चेरी पिक करता है साक्ष्य। यह विरोधाभासी डेटा को अनदेखा करता है। यह अधिकार की अपील करता है। यह प्राचीन ज्ञान है, इसलिए यह सच होना चाहिए, बजाय तर्क और साक्ष्य के। तो जब मैं ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करता हूं, तो मैं वैज्ञानिक विधि के भीतर काम कर रहा हूं। मैं सत्यापन योग्य तथ्यों से शुरू कर रहा हूं। ब्रह्मांड की उम्र, तारों की संख्या, परमाणुओं की उत्पत्ति। फिर मैं उन तथ्यों के निहितार्थों का पता लगा रहा हूं। और हां, कुछ बिंदु पर मैं अटकल के क्षेत्र में प्रवेश करता हूं। लेकिन मैं स्पष्ट करता हूं, जब मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं अटकल को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। यह बौद्धिक ईमानदारी है, और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां बात है, हमें विज्ञान की आवश्यकता है। हमें इसकी कठोरता, इसकी सटीकता, इसकी आत्मसुधार की क्षमता की आवश्यकता है। विज्ञान ने हमें अविश्वसनीय उपहार दिए हैं, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, ब्रह्मांड की समझ। हम इसे कमजोर नहीं कर सकते छद्म वैज्ञानिक बकवास के साथ। लेकिन साथ ही हमें यह स्वीकार करना होगा कि विज्ञान की सीमाएं हैं। ऐसे सवाल हैं जिनका विज्ञान उत्तर नहीं दे सकता, कम से कम अभी नहीं, शायद कभी नहीं। क्यों कुछ है बजाय कुछ नहीं के? ये अंतिम अस्तित्वगत सवाल है, और विज्ञान अपनी सारी शक्ति के साथ इसका उत्तर नहीं दे सकता। विज्ञान हमें बता सकता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये हमें बता सकता है कि यह कैसे शुरू हुआ, बिग बैंग, मुद्रास्फीति, परमाणुओं का निर्माण। लेकिन ये हमें ये नहीं बता सकता कि क्यों भौतिकी के नियम वे हैं जो वे हैं, क्यों ब्रह्मांड मौजूद है। चेतना क्या है? ये कठिन समस्या है। हम समझ सकते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स, सिनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर। हम मस्तिष्क गतिविधि को मैप कर सकते हैं। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कुछ उत्तेजनाएं कुछ प्रतिक्रियाओं का कारण बनेंगी। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि व्यक्तिपरक अनुभव कैसे उत्पन्न होता है। हम ये नहीं समझ सकते कि भौतिक प्रक्रियाएं, विद्युत संकेत, रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैसे लाल रंग का अनुभव या संगीत का अनुभव या प्यार का अनुभव बनाती हैं। क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? यह एक और गहरा सवाल है। भौतिकी नियतात्मक है, कम से कम शास्त्रीय स्तर पर। अगर आप किसी प्रणाली की प्रारंभिक स्थिति जानते हैं और नियम जानते हैं, तो आप इसके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन फिर क्वांटम यांत्रिकी आती है और अनिश्चितता पेश करती है। क्या यह अनिश्चितता स्वतंत्र इच्छा के लिए जगह बनाती है, या क्या हम केवल जटिल मशीनें हैं, भौतिकी के नियमों का पालन करते हुए, स्वतंत्रता का भ्रम रखते हुए? हम नहीं जानते, और ये ठीक है। विज्ञान की सुंदरता ये है कि ये मुझे नहीं पता कहने में सहज है। ये अनिश्चितता को गले लगाता है, ये रहस्य को गले लगाता है, और फिर ये काम पर लग जाता है, प्रयोग करता है, परीक्षण करता है, सीखता है। लेकिन इस बीच जब हम इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञान इन गहरे सवालों का उत्तर दे, हमें अभी भी जीना है। हमें अभी भी निर्णय लेने हैं।
हमें अभी भी अर्थ खोजना है। और यहीं पर दर्शन आता है, यहीं पर आध्यात्मिकता आती है, यहीं पर व्यक्तिगत अनुभव आता है। विज्ञान हमें बता सकता है कि क्या है, लेकिन ये हमें ये नहीं बता सकता कि क्या होना चाहिए। ये हमें तथ्य दे सकता है, लेकिन मूल्य नहीं। ये हमें ज्ञान दे सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं। उदाहरण के लिए, विज्ञान हमें बताता है कि हम सब एक ही पूर्वजों से विकसित हुए हैं, कि हम सब आनुवंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, कि नस्ल एक सामाजिक निर्माण है, जैविक वास्तविकता नहीं। ये तथ्य हैं। लेकिन इन तथ्यों से हम एक नैतिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नस्लवाद गलत है, कि हमें एक दूसरे के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये नैतिक निष्कर्ष विज्ञान से सीधे नहीं आता, ये तथ्यों की हमारी व्याख्या से आता है, ये हमारे मूल्यों से आता है। इसी तरह जब मैं कहता हूं कि आप ब्रह्मांड हैं, तो यह एक तथ्यात्मक कथन है। आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उसी पदार्थ से बने हैं, उसी नियमों का पालन करते हैं। लेकिन यह एक दार्शनिक कथन भी है। आपका अस्तित्व सार्थक है, आपका अनुभव मूल्यवान है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है। पहला कथन विज्ञान से आता है, दूसरा दर्शन से आता है, और दोनों सच हैं, दोनों आवश्यक हैं। यह वह संश्लेषण है जिसकी हमें आवश्यकता है। विज्ञान और दर्शन, तथ्य और मूल्य, ज्ञान और ज्ञान। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है, यह संश्लेषण नया नहीं है, यह हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारतीय दर्शन में ज्ञान के दो प्रकार थे, अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या निम्न ज्ञान है, विज्ञान, गणित, तर्क, यह बाहरी दुनिया का ज्ञान है। पराविद्या उच्च ज्ञान है, आत्मज्ञान, ब्रह्मांडीय चेतना का ज्ञान। ये आंतरिक दुनिया का ज्ञान है, और दोनों को मूल्यवान माना जाता था, दोनों को आवश्यक माना जाता था। एक पूर्ण जीवन के लिए आपको दोनों की आवश्यकता थी। ये वही है जो हमने खो दिया है आधुनिक दुनिया में। हमने ज्ञान को विभाजित कर दिया है, हमने विज्ञान को एक कोने में रख दिया है और आध्यात्मिकता को दूसरे में, और फिर हमने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन यह एक झूठी द्विभाजन है। विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं है, वे पूरक हैं। वे एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आध्यात्मिकता हमें बताती है कि इसमें कैसे रहना है। विज्ञान हमें ज्ञान देता है, आध्यात्मिकता हमें ज्ञान देती है। विज्ञान हमें शक्ति देता है, आध्यात्मिकता हमें उद्देश्य देती है। और जब हम उन्हें एक साथ लाते हैं तो कुछ जादुई होता है। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो तकनीकी रूप से उन्नत और आध्यात्मिक रूप से जागृत दोनों है। एक ऐसी दुनिया जहां हम तारों तक पहुंच सकते हैं और साथ ही अपनी मानवता को बनाए रख सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं और साथ ही इसकी सराहना कर सकते हैं। ये दृष्टि है, ये संभावना है, और ये हमारी पहुंच के भीतर है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें ईमानदार होना होगा, हमें विनम्र होना होगा, हमें स्वीकार करना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि हम कभी सब कुछ नहीं जानेंगे। और ये ठीक है। अज्ञात डरावना नहीं है, ये रोमांचक है। ये वह है जो हमें आगे बढ़ाता है, ये वह है जो हमें खोज करने के लिए प्रेरित करता है। सन 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पहली छवियां भेजीं, और वे लुभावनी थीं। हमने आकाश गंगाओं को देखा जो 13 अरब साल पुरानी हैं, ब्रह्मांड के जन्म के केवल कुछ 100 मिलियन साल बाद बनी। हमने तारों के जन्म को देखा, ग्रहों के निर्माण को देखा। हमने ऐसी चीजें देखीं जो हमने कभी नहीं देखी थीं। और हर नई खोज के साथ हमें और अधिक सवाल मिलते हैं। हम जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। ये विज्ञान की सुंदरता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। हमेशा एक और रहस्य होता है, हमेशा एक और सीमा होती है। और ये जीवन की सुंदरता भी है। हम कभी पूर्ण नहीं होते, हम हमेशा बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। हमेशा एक और स्तर की समझ होती है, हमेशा एक और गहराई का अनुभव होता है। तो जब मैं कहता हूं कि ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य आपकी चेतना को बदल देगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यह आपको सभी उत्तर देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यह आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यह आपको ज्ञान देगा। मैं कह रहा हूं कि यह आपको परिप्रेक्ष्य देगा, यह आपको संदर्भ देगा।
यह आपको एक ढांचा देगा जिसके भीतर आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। और वह परिप्रेक्ष्य शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपको दिखाता है कि आप कहाँ हैं। यह आपको दिखाता है कि आप क्या हैं। यह आपको दिखाता है कि आप क्या हो सकते हैं। आप एक छोटे से ग्रह पर हैं, एक विशाल ब्रह्मांड में। आप तारों की धूल से बने हैं। अरबों साल के विकास का उत्पाद। आप चेतन हैं, जागरूक हैं, सोचने में सक्षम हैं, और ये सब, ये एक चमत्कार है। लेकिन ये एक नाजुक चमत्कार है, एक क्षणभंगुर चमत्कार, एक चमत्कार जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, पोषित करने की आवश्यकता है, सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ कठोर सत्य है, हम खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन वास्तविक है, ये हो रहा है, और अगर हम कार्य नहीं करते तो परिणाम विनाशकारी होंगे। समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तटीय शहर डूब जाएंगे, फसलें विफल होंगी, लाखों लोग विस्थापित होंगे, प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। परमाणु हथियार अभी भी मौजूद हैं, हजारों उनमें से दुनिया भर में फैले हुए, और उनमें से केवल कुछ ही सभ्यता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। हम एक गलती से, एक गलतफहमी से, एक पागल नेता से दूर हैं परमाणु सर्दी से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से विकसित हो रही है, और जबकि इसमें अविश्वसनीय क्षमता है, चिकित्सा, शिक्षा, वैज्ञानिक खोज, इसमें जोखिम भी है। अगर हम सावधान नहीं हैं, अगर हम इसे नैतिक रूप से विकसित नहीं करते, तो ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। ये अस्तित्वगत जोखिम है। ये ऐसे खतरे हैं जो मानवता को समाप्त कर सकते हैं, और वे वास्तविक हैं, वे सैद्धांतिक नहीं हैं। लेकिन यहाँ बात है, हम इन जोखिमों को संबोधित कर सकते हैं, हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास तकनीक है, हमारे पास संसाधन है। जो हमारे पास नहीं है अभी तक, वो है इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामूहिक इच्छा शक्ति, कार्य करने की इच्छा। और यहीं पर ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य मदद कर सकता है। जब आप समझते हैं कि हम सब एक ही हैं, कि हम सब तारों की धूल से बने हैं, कि हम सब इस छोटे से नीले ग्रह को साझा करते हैं, तो विभाजन जो हमें अलग करते हैं वे मूर्खतापूर्ण लगने लगते हैं। राष्ट्रीय सीमाएं, वे मनमानी रेखाएं हैं जो हमने एक नक्शे पर खींची हैं। अंतरिक्ष से आप उन्हें नहीं देख सकते, आप केवल एक ग्रह देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक घर। धार्मिक मतभेद, वे विभिन्न सांस्कृतिक व्याख्याएं हैं उसी मूलभूत रहस्य की। हम सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम कहां जा रहे हैं। हम बस अलग अलग भाषाओं में पूछ रहे हैं। आर्थिक असमानता, यह एक मानव निर्मित समस्या है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है हर किसी को खिलाने, कपड़े पहनाने, आश्रय देने के लिए। हमारे पास बस इच्छा नहीं है इसे करने की। जब आप ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य अपनाते हैं तो ये समस्याएं हल करने योग्य लगने लगती हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि हम सब एक ही टीम में हैं, हम सब एक ही जहाज पर हैं, और अगर जहाज डूबता है तो हम सब डूबते हैं। यह ओवरव्यू इफेक्ट है, वह घटना जो अंतरिक्ष यात्री अनुभव करते हैं जब वे पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं। वे वर्णन करते हैं कि यह कैसे उनके परिप्रेक्ष्य को बदल देता है, कैसे यह उन्हें अधिक जुड़ा हुआ, अधिक करुणामय, अधिक पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है। अंतरिक्ष यात्री रॉन गारन ने कहा, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हम खुद को पृथ्वीवासियों के रूप में देखते हैं। हम राष्ट्रीयता या धर्म से पहचान नहीं करते, हम एक प्रजाति के रूप में पहचान करते हैं। ये वो परिवर्तन है जिसकी हमें आवश्यकता है, ये वो चेतना है जिसकी हमें आवश्यकता है, और हमें इसे प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस समझने की यूज करने की आवश्यकता है। और यहीं पर आप आते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इन विचारों के बारे में सोच रहे हैं, आप जो खुले हैं, जिज्ञासु हैं, बढ़ने के इच्छुक हैं। आप परिवर्तन हैं, आप वो हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है कि यह भारी लगता है, मुझे पता है कि यह डरावना लगता है। आप सोच रहे हैं, मैं केवल एक व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन यहां बात है, हर आंदोलन एक व्यक्ति से शुरू होता है, हर क्रांति एक विचार से शुरू होती है, हर परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है। गांधी एक व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर किंग एक व्यक्ति थे, मलाला एक व्यक्ति है,
ग्रेटा एक व्यक्ति है और उन्होंने दुनिया को बदल दिया। न इसलिए कि वे अलौकिक थे, बल्कि इसलिए कि वे प्रतिबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने कार्य करने का निर्णय लिया। और आप भी कर सकते हैं। आप छोटे से शुरू कर सकते हैं, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में। आप अधिक दयालु हो सकते हैं, अधिक करुणामय, अधिक समझदार। आप सुन सकते हैं, वास्तव में सुन सकते हैं जब कोई बात करता है। आप मदद कर सकते हैं जब कोई संघर्ष कर रहा हो। आप क्षमा कर सकते हैं जब कोई गलती करता है। आप अधिक जागरूक हो सकते हैं अपने पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में, अपनी खपत के बारे में, अपने विकल्पों के बारे में। आप कम उपभोग कर सकते हैं। आप पुनर्चक्रण कर सकते हैं। आप स्थानीय खरीद सकते हैं। आप पौधे आधारित आहार खा सकते हैं। आप अधिक जिज्ञासु हो सकते हैं। आप सीख सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने विश्वासों को चुनौती दे सकते हैं। आप बढ़ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप साझा कर सकते हैं। आप इस परिप्रेक्ष्य को साझा कर सकते हैं। आप इस समझ को साझा कर सकते हैं। आप इस दृष्टि को साझा कर सकते हैं। अपने दोस्तों से बात करें, अपने परिवार से बात करें, इस वीडियो को साझा करें, इन विचारों को साझा करें। बातचीत शुरू करें, क्योंकि यहां बात है, विचार संक्रामक हैं। अच्छे तरीके से जब आप एक विचार साझा करते हैं तो ये फैलता है, ये बढ़ता है, ये उत्परिवर्तित होता है, ये अन्य विचारों के साथ जुड़ता है और अंततः ये एक आंदोलन बन जाता है। ये कैसे परिवर्तन होता है, ये कैसे चेतना विकसित होती है? एक बातचीत एक समय में, एक व्यक्ति एक समय में, और आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। आप उस परिवर्तन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, यह आसान नहीं होगा। लोग संदेह करेंगे, वे आपका मजाक उड़ाएंगे, वे कहेंगे कि आप भोले हैं, आदर्शवादी हैं, अवास्तविक हैं। वे कहेंगे कि दुनिया को बदलना असंभव है, कि लोग नहीं बदलते, कि चीजें हमेशा ऐसी ही रही हैं। लेकिन वे गलत हैं। इतिहास हमें दिखाता है कि परिवर्तन संभव है, कि लोग बदल सकते हैं, कि समाज विकसित हो सकते हैं। 200 साल पहले दास्तां कानूनी थी, अब ये नहीं है। 100 साल पहले महिलाएं वोट नहीं दे सकती थीं, अब वे कर सकती हैं। 50 साल पहले समलैंगिकता अवैध थी, अब समलैंगिक विवाह कई देशों में कानूनी है। परिवर्तन धीमा है, ये कठिन है, ये दर्दनाक है, लेकिन ये संभव है। और अभी इस क्षण में हम एक और परिवर्तन के कगार पर हैं। एक चेतना में बदलाव, एक परिप्रेक्ष्य में बदलाव, एक समझ में बदलाव। हम एक ऐसी प्रजाति से जा रहे हैं जो खुद को अलग देखती है, अलग राष्ट्र, अलग धर्म, अलग जनजातियां। एक ऐसी प्रजाति की ओर जो खुद को एक देखती है, एक मानवता, एक ग्रह, एक भाग्य। और ये बदलाव, ये विकास, ये हमारी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, परमाणु प्रसार, महामारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये वैश्विक समस्याएं हैं। उन्हें वैश्विक समाधान की आवश्यकता है, उन्हें सहयोग की आवश्यकता है, उन्हें एकता की आवश्यकता है। और हम तब तक एकजुट नहीं हो सकते जब तक हम खुद को एक नहीं देखते, जब तक हम ये नहीं समझते कि हम सब एक ही हैं। ये ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य का उपहार है। ये वह परिवर्तन है जो ये लाता है। ये वह दृष्टि है जो ये प्रदान करता है। और अब जब हम इस यात्रा के अंत के करीब आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें। महसूस करें कि आपका शरीर कैसे कुर्सी पर बैठा है। महसूस करें कि हवा कैसे आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है। महसूस करें कि आपका दिल कैसे धड़कता है। अब कल्पना करें कि आप ऊपर उठ रहे हैं, अपने कमरे से बाहर, अपने घर से बाहर, अपने शहर के ऊपर, अपने देश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। आप अंतरिक्ष में हैं। आप नीचे देख रहे हैं और आप देखते हैं एक छोटा सा नीला ग्रह, बादलों से ढका, महासागरों से चमकता, जीवन से भरा। और आप महसूस करते हैं ये घर है, ये हमारा घर है, हम सबका। हर व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं वहां है। हर व्यक्ति जिससे आप नफरत करते हैं वहां है। हर अजनबी, हर दोस्त, हर दुश्मन, वे सब वहां हैं, एक साथ, एक छोटे से ग्रह पर, विशाल खाली अंतरिक्ष में तैरते हुए। और आप महसूस करते हैं
हम सब एक ही हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब ब्रह्मांड के हिस्से हैं। अब अपनी आंखें खोलें। आप वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ बदल गया है। आप बदल गए हैं। आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक पृथ्वीवासी हैं, आप एक ब्रह्मांडीय नागरिक हैं। आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। और ये ज्ञान, ये समझ, ये आपके साथ रहेगी। ये आपके निर्णयों को प्रभावित करेगी, ये आपके कार्यों को मार्गदर्शन करेगी, ये आपके जीवन को बदल देगी। क्योंकि एक बार जब आप देख लेते हैं तो आप अनदेखा नहीं कर सकते। एक बार जब आप जान लेते हैं तो आप अनजान नहीं हो सकते। एक बार जब आप जाग जाते हैं तो आप वापस सो नहीं सकते। यह आशीर्वाद है और यह श्राप है, क्योंकि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी आती है, समझ के साथ दायित्व आता है। अब जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, कि आप ब्रह्मांड हैं, तो आप क्या करेंगे? कैसे जिएंगे आप? कैसे प्यार करेंगे आप? कैसे योगदान देंगे आप? ये सवाल केवल आप ही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सही उत्तर खोजेंगे, क्योंकि आप यहां हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप परवाह करते हैं, और ये पर्याप्त है। ये शुरुआत है। तो आगे बढ़िए, जिए, प्यार कीजिए, सीखिए, बढ़िए, साझा कीजिए, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप कभी नहीं थे, आप कभी नहीं होंगे। आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड आपका हिस्सा है। तत्त्वम असि, तू वही है। अब जाओ और चमको, जैसे तारे चमकते हैं, क्योंकि तुम तारे हो। हम सब तारे हैं। लेकिन अब इस यात्रा के अंत में मुझे आपके साथ कुछ साझा करना है, कुछ जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हम नहीं जानते, हम वास्तव में नहीं जानते। हमने इस पूरे वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में बात की है, इसके पैमाने, इसके इतिहास, इसकी संरचना। हमने तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। हमने वैज्ञानिक खोजों का हवाला दिया है, और यह सब सच है, यह सब सत्यापन योग्य है। लेकिन यहां कुछ है जो हम नहीं जानते, कुछ जो हम शायद कभी नहीं जानेंगे। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। हम जानते हैं कि यह कैसे शुरू हुआ, बिग बैंग, मुद्रास्फीति, परमाणुओं का निर्माण। लेकिन हम नहीं जानते कि क्यों कुछ है बजाय कुछ नहीं के। यह प्रश्न विज्ञान की सीमा से परे है, शायद यह हमेशा रहेगा। हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हम समझते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स, सिनैप्स, विद्युत संकेत। लेकिन हम नहीं समझते कि व्यक्तिपरक अनुभव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे भौतिक पदार्थ, परमाणु, अणु जागरूकता बनाता है। यह कठिन समस्या अनसुलझी रहती है। हम नहीं जानते कि क्या हम अकेले हैं। हमने 40 अरब पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में बात की, हमने जीवन की संभावना के बारे में बात की, लेकिन हमने अभी तक किसी को नहीं पाया है। कोई संकेत नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई सबूत नहीं। शायद हम अकेले हैं, शायद नहीं। हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है। यह ब्रह्मांड के 25% का निर्माण करता है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सीधे माप नहीं सकते। हम केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देख सकते हैं। ये क्या है? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है। ये ब्रह्मांड के 70% का निर्माण करती है। ये ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। लेकिन ये क्या है? कहां से आती है? ये कैसे काम करती है? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है। मल्टीवर्स सिद्धांत, ये विचार कि अनगिनत ब्रह्मांड हैं, ये गणितीय रूप से संभव है। लेकिन क्या ये सच है? हम इसे कैसे परीक्षण कर सकते हैं? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि समय क्या है। हम इसे माप सकते हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि ये क्या है। क्यों समय केवल एक दिशा में बहता है? क्यों हम अतीत को याद कर सकते हैं लेकिन भविष्य को नहीं? समय की प्रकृति, ये गहरा रहस्य बना हुआ है। हम नहीं जानते कि क्या स्वतंत्र इच्छा मौजूद है। क्या हमारे निर्णय वास्तव में हमारे हैं, या क्या वे केवल भौतिकी के नियमों का परिणाम हैं? परमाणुओं की गति, न्यूरॉन्स की गतिविधि, ये प्रश्न दर्शन और विज्ञान दोनों को परेशान करता है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। हीट डेथ, बिग क्रंच, बिग रिप, या कुछ और जो हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की। हमारे पास सिद्धांत हैं, मॉडल हैं, भविष्यवाणियां हैं, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं। और यहां सबसे गहरा रहस्य है, हम नहीं जानते कि क्या हम कभी जान पाएंगे।
शायद कुछ प्रश्न उत्तर देने योग्य नहीं है, शायद कुछ रहस्य हल करने योग्य नहीं है, शायद ब्रह्मांड मौलिक रूप से अंततः रहस्यमय है। और आप जानते हैं क्या? ये ठीक है। वास्तव में यह सुंदर है, क्योंकि अगर हम सब कुछ जानते तो खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, सीखने के लिए कुछ नहीं, आश्चर्य करने के लिए कुछ नहीं। जीवन अपना जादू खो देता। रहस्य ही हमें आगे बढ़ाता है, अज्ञात ही हमें प्रेरित करता है। वह प्रश्न जिसका हमारे पास उत्तर नहीं है, वही हमें जिज्ञासु बनाए रखता है, विनम्र बनाए रखता है, जीवित बनाए रखता है। भौतिक शास्त्री रिचर्ड फेनमैन ने एक बार कहा था, मैं न जानने के साथ जी सकता हूं। मुझे लगता है कि यह जानना बहुत अधिक रोचक है कि मैं नहीं जानता, बजाय इसके कि मेरे पास ऐसे उत्तर हों जो गलत हो सकते हैं। ये वैज्ञानिक विनम्रता है, ये बौद्धिक ईमानदारी है और ये शक्तिशाली है। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं कि आप नहीं जानते, तो आप सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपके पास सभी उत्तर नहीं हैं, तो आप नए विचारों के लिए ग्रहणशील हो जाते हैं। जब आप अनिश्चितता को गले लगाते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये हमें वापस लाता है उस जगह पर जहां हमने शुरुआत की थी। याद है हमने कैसे शुरू किया था? आपके शरीर में परमाणुओं के साथ, उस तथ्य के साथ कि आप तारों की धूल से बने हैं, उस एहसास के साथ कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमने एक यात्रा की है। हमने ब्रह्मांड के पैमाने का पता लगाया है, अंतरिक्ष में, समय में। हमने जीवन की खोज के बारे में बात की है, चेतना की प्रकृति के बारे में, ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में। हमने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संबंध के बारे में बात की है। हमने हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की है, जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और अब इस यात्रा के अंत में हम वापस आ गए हैं, वापस आपके पास, वापस इस क्षण में, वापस इस एहसास में कि आप यहां हैं, अभी, जीवित, चेतन, अनुभव कर रहे। यह वृत्त पूरा हो गया है, यह चक्र बंद हो गया है। लेकिन कुछ बदल गया है। आप बदल गए हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं, अब आप समझते हैं, अब आप देखते हैं। आप देखते हैं कि आप कितने छोटे हैं, एक विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटे से ग्रह पर, एक छोटा सा प्राणी। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो जाग गया है, जो सोच सकता है, जो प्यार कर सकता है। आप देखते हैं कि आप कितने क्षणभंगुर हैं, ब्रह्मांडीय समय रेखा पर एक पलक झपकना। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि हर क्षण कितना कीमती है, एक उपहार, एक चमत्कार, एक अवसर। आप देखते हैं कि आप कितने अकेले हैं इस विशाल खाली अंतरिक्ष में। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि आप कितने जुड़े हुए हैं, हर परमाणु, हर तारा, हर जीवित प्राणी से। यह विरोधाभास है, यह रहस्य है, यह सुंदरता है। और अब जब आप इसे देखते हैं तो सवाल है, आप क्या करेंगे? मैं आपको नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। यह आपका निर्णय है, आपकी यात्रा है, आपका जीवन है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, जो भी आप चुनते हैं, जो भी रास्ता आप लेते हैं, याद रखिए ये, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे, आप कभी नहीं होंगे। हर बार जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, तो आप अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, वे तारे जो मरे ताकि आप जी सकें। हर बार जब आप किसी को देखते हैं, एक अजनबी, एक दोस्त, एक प्रियजन, आप ब्रह्मांड को देख रहे हैं जो खुद को देख रहा है। हर बार जब आप सांस लेते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सांस ले रहे हैं। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं। तत् त्वम् असि, तू वही है। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, ये केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, यह वैज्ञानिक तथ्य है, यह अनुभवात्मक सत्य है, यह जीवित वास्तविकता है। और जब आप वास्तव में इसे समझते हैं, न केवल अपने दिमाग से, बल्कि अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने पूरे अस्तित्व से, तो सब कुछ बदल जाता है। डर गायब हो जाता है, क्योंकि मृत्यु का क्या मतलब है जब आप ब्रह्मांड हैं? आपका शरीर मरेगा, हाँ, लेकिन परमाणु जो आपको बनाते हैं, वे जारी रहेंगे, वे नए रूप लेंगे, वे नए जीवन बनाएंगे। ऊर्जा संरक्षित रहती है, पदार्थ रूपांतरित होता है, चक्र जारी रहता है, अकेलापन गायब हो जाता है। क्योंकि आप कैसे अकेले हो सकते हैं जब आप सब कुछ से जुड़े हैं? हर पेड़ आपका रिश्तेदार है, हर पक्षी आपका चचेरा भाई है,
हर तारा आपका पूर्वज है। आप एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। अर्थहीनता गायब हो जाती है क्योंकि आपका अस्तित्व ही अर्थ है। आप ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को अनुभव करने का। हर विचार जो आप सोचते हैं, हर भावना जो आप महसूस करते हैं, हर कार्य जो आप करते हैं, ये ब्रह्मांड खुद को व्यक्त कर रहा है। और वो अभिव्यक्ति मूल्यवान है, वो महत्वपूर्ण है, वो आवश्यक है। ये मुक्ति है, ये ज्ञान है, ये शांति है। लेकिन ये केवल शांति नहीं है, ये कार्य के लिए एक आह्वान भी है। क्योंकि अगर आप ब्रह्मांड हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ब्रह्मांड की चेतना हैं तो आपका कर्तव्य है। अगर आप ब्रह्मांड की आंखें हैं तो आपको देखना होगा। अगर आप ब्रह्मांड के हाथ हैं तो आपको कार्य करना होगा। आपको इस ग्रह की देखभाल करनी होगी, ये छोटा सा नीला संगमरमर जो हमारा घर है। आपको एक दूसरे की देखभाल करनी होगी, हर इंसान, हर जीवित प्राणी। आपको भविष्य की देखभाल करनी होगी, उन पीढ़ियों की जो अभी तक पैदा नहीं हुई हैं। ये आसान नहीं होगा, ये कभी नहीं था, लेकिन ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है। ये वो है जिसके लिए हम यहाँ हैं। हम यहाँ केवल उपभोग करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ केवल जमा करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ योगदान करने के लिए हैं, बनाने के लिए, देखभाल करने के लिए। हम यहाँ ब्रह्मांड को बेहतर बनाने के लिए हैं। एक कार्य, एक विचार, एक क्षण, एक समय में। और ये भव्य होना जरूरी नहीं है, ये नाटकीय होना जरूरी नहीं है। छोटे कार्य मायने रखते हैं। दयालुता मायने रखती है, करुणा मायने रखती है, प्रेम मायने रखता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बेहतर बना रहे हैं। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप ब्रह्मांड को बेहतर बना रहे हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बेहतर बना रहे हैं। जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप ब्रह्मांड को बेहतर बना रहे हैं। जब आप कम उपभोग करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बेहतर बना रहे हैं। जब आप सीखते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं तो आप ब्रह्मांड को बेहतर बना रहे हैं। क्योंकि आप ब्रह्मांड हैं, और जब आप बेहतर होते हैं तो ब्रह्मांड बेहतर होता है। ये सरल है, ये गहरा है, ये सच है। और अब जैसे हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक आखिरी बार कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप फिर से अंतरिक्ष में हैं, पृथ्वी के ऊपर, नीचे देख रहे हैं, उस छोटे से नीले ग्रह को देख रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार आप केवल देख नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति वहां, 7 अरब से अधिक लोग, वे सब आपके रिश्तेदार हैं। वे सब तारों की धूल से बने हैं। वे सब ब्रह्मांड के हिस्से हैं। वे सब आप हैं। आप महसूस करते हैं कि हर पेड़, हर जानवर, हर सूक्ष्म जीव, वे सब जीवन के महान वेब का हिस्सा हैं। वे सब जुड़े हुए हैं, वे सब मूल्यवान हैं, वे सब आप हैं। आप महसूस करते हैं कि ये ग्रह, ये छोटा सा नीला संगमरमर, ये केवल एक चट्टान नहीं है, ये एक जीवित प्रणाली है, एक जटिल, नाजुक, सुंदर प्रणाली। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उपहार है, हमारा घर है। और आप महसूस करते हैं कि आप, हाँ, आप मायने रखते हैं। आपका जीवन मायने रखता है। आपके विकल्प मायने रखते हैं। आपके कार्य मायने रखते हैं। आप छोटे हैं, लेकिन आप शक्तिशाली हैं। आप क्षणभंगुर हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण हैं। आप एक हैं, लेकिन आप सब कुछ हैं। और इस एहसास के साथ, इस गहरी, आंत स्तरीय समझ के साथ, आप वापस आते हैं, वापस पृथ्वी पर, वापस अपने जीवन में, वापस इस क्षण में। लेकिन आप बदल गए हैं, आप रूपांतरित हो गए हैं, आप जाग गए हैं। और अब सवाल नहीं है क्या मैं मायने रखता हूं, सवाल है मैं कैसे योगदान दूंगा। सवाल नहीं है क्या मेरा जीवन सार्थक है, सवाल है मैं इसे कैसे सार्थक बनाऊंगा। सवाल नहीं है क्या मैं पर्याप्त हूं, सवाल है मैं कैसे बढ़ूंगा। क्योंकि आप पर्याप्त हैं, आप हमेशा थे, आप हमेशा रहेंगे। आप ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड पर्याप्त से अधिक है। ये चमत्कारी है, तो आगे बढ़िए, जिए, प्यार कीजिए, सीखिए, बढ़िए, योगदान दीजिए, चमकिए जैसे तारे चमकते हैं। क्योंकि आप तारे हैं, हम सब तारे हैं। 13 अरब 80 करोड़ साल की यात्रा के बाद ब्रह्मांड ने खुद को जागरूक बनाया। और वो जागरूकता, वो चेतना, वो आप हैं। तत् त्वम् असि, तू वही है। ये सत्य है,
ये रहस्य है, ये उपहार है। और अब जब आप इसे जानते हैं तो आप इसे अनजान नहीं कर सकते। अब जब आप देख चुके हैं तो आप अनदेखा नहीं कर सकते। अब जब आप जाग चुके हैं तो आप वापस सो नहीं सकते। ये आशीर्वाद है, ये जिम्मेदारी है, ये विशेषाधिकार है। स्वागत है घर, स्वागत है ब्रह्मांड में। आप हमेशा यहां थे, आप बस भूल गए थे। लेकिन अब आप याद कर चुके हैं, और याद रखना यही सब कुछ है। तो अगली बार जब आप रात में आकाश की ओर देखें, जब आप उन टिमटिमाते तारों को देखें, तो याद रखिए, आप घर देख रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, आप खुद को देख रहे हैं। और मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक चमत्कार हैं, एक असंभव, सुंदर, अनमोल चमत्कार। आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। और ये सब कुछ, ये पर्याप्त